हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंजीत मूंगा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से एक कविता जिसका नाम है पर्वत प्रदेश में पावस। इस कविता के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। पर्वत प्रदेश में पावस, यहाँ पावस शब्द से अर्थ है वर्षा ऋतु। इस कविता में कवि ने पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों और बदलाव का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं कविता। फर्स्ट पद्यांश इस प्रकार है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्रदृक् सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। इस पद्यांश में कवि ने वर्षा ऋतु में पर्वतीय क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों का बहुत ही अच्छी और सुंदर तरीके से वर्णन किया है। चल आइए दो दो पंक्तियों के माध्यम से हम इसकी व्याख्या करेंगे। फर्स्ट टू लाइंस इस प्रकार हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। यहाँ पावस ऋतु शब्द का अर्थ है वर्षा ऋतु, परिवर्तित शब्द का अर्थ है बदलना, प्रकृति वेश का अर्थ है प्रकृति का रूप। इन दो पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है, जिसके कारण प्रकृति के रूप में बार बार बदलाव आ रहा है। अर्थात कभी बारिश होती है तो कभी धूप निकल आती है। नेक्स्ट टू लाइंस इस प्रकार है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्रदृक् सुमन फाड़। यहाँ मेखलाकार शब्द से अर्थ है करघनी के आकार के पहाड़ की ढाल। करघनी महिलाओं द्वारा कमर में बांधे जाने वाले एक आभूषण को कहते हैं। सहस्त्र शब्द का अर्थ है हजार, दृक् शब्द का अर्थ है आंखें, सुमन शब्द का अर्थ है पुष्प। इन दो पंक्तियों में कवि ने पर्वतों के आकार की तुलना करघनी अर्थात कमर में बांधे जाने वाले एक आभूषण से की है। कवि कहता है कि वर्षा ऋतु में जब पर्वतों पर कई तरह के फूल खिलते हैं तो उन्हें देखकर ऐसे लगता है कि मानो वे फूल पर्वतों की आंखें हैं और पर्वत अपनी हजार पुष्प रूपी आंखों से अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। नेक्स्ट टू लाइंस है। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। अवलोक शब्द का अर्थ है देखना और महाकार शब्द का अर्थ है विशाल आकार। इन दो पंक्तियों में कवि कहता है कि पर्वत अपनी हजार पुष्प रूपी आंखों से तालाब के जल में अपने विशाल आकार को बार बार देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो तालाब के जल में पर्वत अपना प्रतिबिंब देख रहा हो। नेक्स्ट टू लाइंस है। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। यहाँ ताल शब्द का अर्थ है तालाब, दर्पण शब्द का अर्थ है आईना। इन दो पंक्तियों में कवि कहता है कि ऐसा लग रहा है कि पर्वतों ने जिस तालाब को अपने चरणों में पाल रखा है वह तालाब पर्वतों के लिए एक विशाल आईने का काम कर रहा है। जब परीक्षा में आपसे यह पूरा पद्यांश पूछा जाए तो उसकी सप्रसंग व्याख्या आप इस प्रकार करेंगे। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। इसमें कवि ने वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश में होने वाले परिवर्तनों का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है।
इस पद्यांश की व्याख्या इस प्रकार लिखेंगे। इस पद्यांश में कवि कहता है कि पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु के आने पर प्रकृति हर पल अपना रूप बदल रही है। कवि कहते हैं, वर्षा ऋतु में पर्वतों पर खिले हजार फूलों को देखकर ऐसा लगता है कि फूल मानो पर्वतों की आंखें हों और वह उन फूलों के माध्यम से तालाब में अपने प्रतिबिंब को देख रहा है। उस तालाब में जिसे उसने अपने चरणों में पाल रखा है। यहाँ कवि ने तालाब की तुलना दर्पण से की है, जिसे पर्वत अपना विशाल आकार देख रहा है। सेकंड पद्यांश इस प्रकार है। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर, गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्च आकांक्षाओं से तरुवर, है झांक रहे नीरव नव पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। इस पद्यांश में कवि ने झरनों का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। दो दो पंक्तियों के माध्यम से हम इस पूरे पद्यांश को समझेंगे। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। यहाँ गिरी शब्द से अर्थ है पर्वत, पहाड़ और मद शब्द से अर्थ है मस्ती। इन दो पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि सुंदर झरने जब झरझर की आवाज करते हुए बहते हैं तो उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वे मानो पहाड़ों की विशालता का गुणगान कर रहे हों। उनकी करतल ध्वनि हमारे नस नस में उत्साह और प्रसन्नता को भर देती है। नेक्स्ट टू लाइन्स है। मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। यहाँ झाग शब्द का अर्थ है फेन और निर्झर शब्द का अर्थ है झरने। इन दो पंक्तियों में कवि कहता है कि पर्वतों से निकलकर सुंदर झरने जब जमीन पर आते हैं तो गिरते समय झरनों का पानी मोती की सुंदर लड़ियों के समान दिखाई देता है। नेक्स्ट टू लाइन्स है। गिरिवर के उर से उठ उठकर, उच्च आकांक्षाओं से तरुवर। यहाँ उर शब्द का अर्थ है हृदय, उच्च आकांक्षा शब्द का अर्थ है ऊंचे उठने की कामना, तरुवर शब्द का अर्थ है वृक्ष या पेड़। इन दो पंक्तियों में कवि कहता है कि पहाड़ों के हृदय से उठ उठकर अनेक पेड़ ऊंचा उठने की इच्छा लिए आकाश की तरफ ऐसे देख रहे हैं मानो वे आकाश तक पहुंचकर आकाश को छूना चाहते हों। नेक्स्ट लाइन्स है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। यहाँ नीरव नभ शब्द से तात्पर्य है अशांत आकाश, अनिमेष शब्द का अर्थ है एकटक। इन दो पंक्तियों में कवि कह रहा है कि अनेक पेड़ ऊंचा उठने की इच्छा लिए एकटक दृष्टि से स्थिर होकर शांत आकाश को इस तरह देख रहे हैं मानो वे किसी चिंता में डूबे हुए हों। जिस प्रकार मनुष्य सदा शांत भाव से अपने लक्ष्य की ओर देखता रहता है, उसी प्रकार वृक्ष भी शांत भाव से अपने लक्ष्य की ओर देख रहा है। परीक्षा में जब आपसे यह पद्यांश पूछा जाए तो उसकी सप्रसंग व्याख्या आप इस प्रकार करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। इसमें कवि ने झरनों का बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण किया है। व्याख्या इस प्रकार करेंगे। इस पद्यांश में कवि कहता है कि मोती की लड़ियों के समान सुंदर झरने जब झरझर की आवाज करते हुए बहते हैं तो ऐसे लगता है मानो वे पहाड़ों का गुणगान कर रहे हों। उनकी करतल ध्वनि हमारे नस नस में उत्साह भर देती है।
पहाड़ों के हृदय से उठ उठकर अनेक पेड़ ऊंचा उठने की इच्छा लिए एकटक दृष्टि से स्थिर होकर शांत आकाश को इस प्रकार देख रहे हैं मानो वे किसी चिंता में डूबे हुए हों, अर्थात वे हमें निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा दे रहे हैं। थर्ड पद्यांश इस प्रकार है। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सब है शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इस पद्यांश को हम दो दो पंक्तियों के माध्यम से समझेंगे। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। यहाँ भूधर शब्द से अर्थ है पहाड़, पर्वत, और पारद के पर शब्द से अर्थ है पारे के समान चमकीले पंख। इन दो पंक्तियों में कवि कहता है कि वर्षा ऋतु में बादलों के चारों तरफ छा जाने से और तेज वर्षा होने के कारण ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्वत बादल रूपी बड़े बड़े पंखों की सहायता से फड़फड़ाकर कहीं दूर उड़ गए हों। नेक्स्ट टू लाइन्स है। रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। यहाँ रव शब्द का अर्थ है आवाज या शोर और शेष शब्द का अर्थ है बाकी। इन दो पंक्तियों में कवि कहता है कि ऐसा दृश्य देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पूरा आकाश ही धरती पर टूटकर गिर गया हो, केवल झरनों की आवाज ही सुनाई दे रही है। नेक्स्ट टू लाइन्स है। धस गए धरा में सब है शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। इन दो पंक्तियों में कवि कहता है कि प्रकृति का ऐसा रूप देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो शाल के वृक्ष डर कर धरती के अंदर धंस गए हों। चारों ओर धुंध होने के कारण ऐसा लग रहा है मानो जैसे तालाब में आग लग गई है और तालाब से धुआं उठ रहा है। लास्ट टू लाइन्स इस प्रकार है। यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। यह जलद यान शब्द से अर्थ है बादल रूपी विमान, विचर विचर शब्द से अर्थ है घूमना, इंद्रजाल शब्द का अर्थ है इंद्र की जादूगरी। इन दो पंक्तियों में कवि कहता है कि प्रकृति का ऐसा रूप देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वर्षा के देवता इंद्र अपने बादल रूपी विमान में घूम घूम कर अपने कोई जादुई करतब दिखा रहे हों, जिसके कारण पर्वतों पर विचित्र और अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहे हैं। परीक्षा में जब आपसे यह पद्यांश पूछा जाए तो उसकी सप्रसंग व्याख्या आप इस प्रकार करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। इसमें कवि ने बारिश के कारण प्रकृति का बिल्कुल बदला हुआ रूप दर्शाया है। व्याख्या इस प्रकार करेंगे। कवि कहता है कि घनघोर बारिश हो रही है। इस मूसलाधार बरसात के कारण वातावरण में चारों ओर अंधेरा और कोहरा फैल गया है, जिसके कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शाल के पेड़ डर कर धरती में धंस गए हैं। इस निरंतर उठते कोहरे को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो तालाब में आग लग गई है और तालाब से धुआं उठ रहा है। प्रकृति के इन विभिन्न रूपों को देखकर कवि को ऐसा लग रहा है मानो इंद्र बादल रूपी विमान पर घूम घूम कर जादू का कोई खेल दिखा रहा हो। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए
तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।